अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास कराची यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर्स हैं केमिस्ट्री के। ठीक है, आपकी इसकी सीरीज़ वैसे ही चल रही है, सर आपको ये करवा रहे हैं। ठीक है, और आज हम इसकी एक और सीरीज़ जो है 20 MCQs के, इसके पास्ट पेपर एक और सॉल्व करने लगेंगे। इट कंटेन्स 20 MCQs। ठीक है, अच्छा भाई, MCQ नंबर 1 देखें। बेटे आपको कहा गया है एवोगैड्रोस नंबर इस, आपको एवोगैड्रोस नंबर दिया गया है 6.02 इंटू 10⁻23। कोई नई बात नहीं है, तो आप सबको ही पता होता है, इतना ही होता है। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। एटॉमिक वेट ऑफ Mg मैग्नीशियम इज़ 24। ये भी हमें पता है, ये नहीं भी बताते तो हमें पता था। सवाल कहाँ पर है मेन, सवाल यहाँ पर है। ये रहा आपका मेन क्वेश्चन। क्या कहता है, हाउ मैनी ग्राम्स 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम वेट। कितने ग्राम जो है जो मोल है मैग्नीशियम का, वो उसका वज़न होगा। ठीक है ना, आपसे ग्राम्स में वेट पूछा जा रहा है। बेटे बताओ, ये वाला मैग्नीशियम का वेट किस में होगा, ये भी 24 ग्राम्स होगा ना। अब आपसे कहा जा रहा है कितने मोल्स हैं, 1 मोल। ठीक है, किसका है, मैग्नीशियम। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम का वेट कितना होगा, आप क्या बोलेंगे। बेटा बिना सोचे समझे बोलो 24 ग्राम्स, इसमें क्या सोचना, सबको पता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स वगैरह होंगे, तो आप फ़ौरन बता देंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसका वेट कितना होगा 24, क्योंकि हम 1 मोल की बात कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और ये जो सारी चीज़ें आपको दी थी ना, ये घुमाने के लिए आपको दी थी। ठीक है, ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएं। अब लुक एट MCQs नंबर 2। द मोलर गैस कांस्टेंट आर। बेटा आपको पता है कि आपके पास मोलर गैस कांस्टेंट होता है। ठीक है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है आर, और इसकी आपके पास 2 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, एक तो 0.0821 होती है। ठीक है, और एक आपके पास क्या होती है, 8.314। आपको बताएगा, उस हिसाब से ए भी आपका आंसर नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। ये तो आपके पास हो ही नहीं सकता ना। ठीक है, अब आपको ऐसे बी और सी, इन दोनों में से कौन सा है, क्या दोनों है, नहीं। देखो मेरी बात एक गौर से सुनना। हमें क्या कहा गया, हमें कहा गया है कि भाई हमारे पास जो है वो 8.314 है और 0.0821 है। बेटा इसको अगर मैं आपको सिंपल उसमें करके बताऊँ तो जो जाउल पर केल्विन हो सकता है। मोलर गैस कांस्टेंट है, इसके अंदर मोल जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप इसका फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है, आपके पास फार्मूला होता है PV = nRT। ऐसा ही होता है। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो ये समझ लें, इसको 1 कंसीडर कर लें। कांस्टेंट है तो हमने 1 कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास आ गया ये PV = RT, क्योंकि वो 1 था ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। T को उस तरफ ले जाए। ठीक है, क्योंकि हमें तो R की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास हो जाएगा PV/T। ठीक है, अच्छा भाई बेटी देखो, प्रेशर का हमारे पास क्या होता है, प्रेशर का अगर मैं बात करूँ ATM। ठीक है, आपके पास अपना वॉल्यूम जो है उसका आप ले लें लीटर अकॉर्डिंग टू, मतलब आपके जो यहाँ पे आपको क्या क्या दिए, मैं वॉल्यूम के लीटर ही गिवन है ना, तो आपने ले लिया लीटर। ठीक है, कैलोरीज तो आपको पता है एनर्जी के लिए होता है, तो वॉल्यूम को आपने ले लिया लीटर। और टेम्परेचर का आपने ले लिया क्या, टेम्परेचर का बेटा आपके पास डिग्री भी होता है। ठीक है, केल्विन तो होता है पर डिग्री भी एक होता है, हमने पढ़ा हुआ है। तो मुझे आप बताओ ATM लीटर डिग्री किस में आ रहा है, C में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.0821 हो जाएगा। ठीक है, ये बात सबको समझ आई कि यूनिट्स किस तरह से बनाते हैं। इसके अंदर सर की एक वीडियो भी है यूनिट कन्वर्जन की। ठीक है, मैं सर से कहूँगी कि उसकी लिंक लगा दें इसके उस पर, तो आप वो देख लेगा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हर बच्चे को आनी चाहिए। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री के पेपर को सॉल्व करना है तो आपको लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे आपको कैलोरी दे देंगे, कहीं पे आपको मीटर देंगे कि भाई कन्वर्ट करें इसको किलोमीटर में, लाइक इस तरह का आपके MCQs में आ जाता है। तो वो आप यूनिट कन्वर्जन की वीडियो देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब MCQs नंबर 3 देखें। आपके पास है एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ अ गैस वेरीज अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपने 2 लॉस पढ़े, कौन कौन से, नॉर्मली याद होते हैं ना, ये तो सबको याद होंगे। एक बॉयल्स पढ़ा है, एक चार्ल्स लॉ पढ़ा है। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ में आपके पास होता है वॉल्यूम
डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और किसके ऊपर होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन आपसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये बॉयल्स लॉ तो है ही नहीं। चार्ल्स लॉ में आपके पास क्या होता है, चार्ल्स लॉ में आपके पास होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अगेन वही बात आ गई कि ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो फिर इसका क्या होगा, देखो, अगर आप सबने एक लॉ और पढ़ा हो जो है गै-लुज़ैक लॉ, ठीक है, पढ़ा होगा, यकीनन पढ़ा होगा, याद होगा। गै-लुज़ैक लॉ क्या कहता है, गै-लुज़ैक लॉ कहता है द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज एज इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज एज्यूमिंग कांस्टेंट मास एंड वॉल्यूम। सिंपल समझो कि प्रेशर जो है गैस का वो बढ़ता है, यानी कि प्रेशर बढ़ता है किसके बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अज्यूमिंग, क्या अज्यूम करना है, एट कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और आपके पास मास होना चाहिए कांस्टेंट। ये आपके पास था गै-लुज़ैक लॉ। ऑप्शन नंबर डी देखें ज़रा, इसके अंदर क्या कह रहे हैं, इंक्रीज़, यानी कि प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। नहीं, अभी बताया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं, अभी बताया अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही होगा। बी भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कह देंगे प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, नहीं। ए इसका आंसर है, क्यों, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो आंसर क्या हुआ इसका आंसर हो गया आपके पास ए हो गया, ठीक है, इसका आंसर आपके पास ए है। अब आगे मूव करते हैं। नाउ 4 लीटर्स ऑफ गैस, ये आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, इसको मार्क कर लें V1। अंडर अ प्रेशर ऑफ, आपको प्रेशर गिवन है P1, ठीक है, टेम्परेचर गिवन है T1, आपको 3 चीज़ें गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम बताया, यानी कि V2 बताएं। कौन सा आप इसके अंदर यूज़ करेंगे फार्मूला, आप ये वाला यूज़ करेंगे, P1 V1 T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 T2। अच्छा, एक चीज़ और से देखो, आंसर किस में मांगा है, लीटर्स में मांगा है। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको लीटर्स में ही रखेंगे हम। अब हम ज़रा ना लगा लेते हैं इसके अंदर वैल्यूज़, ठीक है। अच्छा भाई, एक सेकेंड हाँ, अभी मैंने बताया फार्मूला है P1 V1 T1 P2 V2 T2। मुझे एक बार बताओ, प्रेशर कितना गिवन है, 4 लीटर्स, वॉल्यूम कितना है, 1140, ठीक है, इतना ही गिवन है। लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे ATM में। ATM में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 760 डॉट से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.5 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.5, यानी कि 4 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1.5 से। टेम्परेचर कितना है, 273 में सेंटीग्रेड में ना आपको ऐड क्या करना पड़ेगा, 273 केल्विन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 546 होगा, बल्कि हाँ 546, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने एक साइड का निकाल लिया, मैं थोड़ा सा ये इरेज कर दूँ। ये आपको कन्वर्जन समझ आ रही होगी ना मैं किस तरह से करी, नहीं आए तो मैं बता चुकी हूँ, सर की इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, वो वीडियो लाजमी देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगी। इज इक्वल्स टू प्रेशर आपके पास कितना होता है STP पे, मुझे एक चीज़ बताओ, प्रेशर जो होता है आप लोगों के पास STP पे होता है 1, ठीक है, V2 आपने निकालना है, और टेम्परेचर कितना होता है आपके पास 273। अब क्या करेंगे, अब मैं फार्मूला इरेज करके बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अभी हमने सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी, ठीक है। अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे आप देखें, ये 273 को ले जाएंगे इस तरफ, क्योंकि 1 से V2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, V2 ही हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 273 अपॉन 546। यहाँ तक समझ आया। मैं इसको बिना कैलकुलेटर के आप लोगों को सॉल्व करना सिखा रही हूँ, ज़रा इसको देख लें। 273 1 273, 273 2 546, 2 1 2, 2 2 4,
ठीक है। ये आपके पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, पॉइंट हटा दो, नीचे क्या आ जाएगा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, आंसर क्या आ गया सी। ठीक है, आसान थी कैलकुलेशन, समझ आया कैसे करना है? कोई मसला, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, अच्छा भाई, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर MCQs। द फार्मूला वेट, बहुत आसान MCQs है, बच्चों वाला MCQs है। आपसे कहा गया है फार्मूला वेट एक्सप्रेस इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ, ये आपको दिया हुआ है कंपाउंड, और इसका आपको क्या बताना है? मास बताना है। भाई आयरन का मास दिया हुआ है 56, तो आपने लिखा 56। ठीक है, नाइट्रोजन का मास आपको कितना दिया हुआ है? आपको इसके अंदर जो नाइट्रोजन का मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14, लेकिन आप यहाँ पर देखें 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का मास 2 से मल्टीप्लाई होगा। नाइट्रोजन के मास को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन कितने? 4 को भी अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट के बाहर 2 है ना, 4 2 ज़ा 8, प्लस उसके बाद आपके पास क्या है? सल्फ़र। ठीक है, सल्फ़र जो है उसका आपके पास वेट कितना होता है? सल्फ़र का वेट यहाँ पे आपको दिया हुआ है 32, अगेन बाहर 2 है, तो 32 2 ज़ा आपके पास हो जाएगा 64। ठीक है, ऑक्सीजन का 4 है, अगेन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और ऑक्सीजन का जो वैसे वेट होता है वो होता है 16। ठीक है, पहले आप 16 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास ये तकरीबन हो जाएगा प्लस करके 128। ठीक है, 128। ठीक है, नाउ अब हमारे पास है वाटर। वाटर आपके पास 6 है, मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन के 2, 16 18। ठीक है, ये आपके पास तकरीबन इसका आंसर आ जाएगा 392A। ठीक है, लेकिन आप लोगों को इसका तरीका समझ आ गया होगा कि वेट जो है वो कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। इसका मैं आपको एक सिंपल उससे करके बता देती हूँ। देखो फॉर एग्जांपल एक आसान सा करा रही हूँ मैं। वाटर है, मैं आपसे पूछूं मुझे बताओ इसका वेट क्या है, और मैं आपको ऑक्सीजन का वेट दे दूँ कि इसका 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। कैसे करोगे? 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? 2 से, और जो 16 है उसको इसके अंदर ऐड कर दोगे, क्या आंसर आएगा? 18 आ जाएगा। तो 18 क्या हो गया? वेट हो गया वाटर का। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर MCQs। अच्छा भाई, हमारे पास है द यूनिट पॉइस इज़ यूज एज मेजर ऑफ। देखो पॉइस जो है वो किसका यूनिट होता है? विस्कोसिटी का। ठीक है, एनर्जी का आप सबको पता है क्या होता है? जूल। ठीक है, सरफेस टेंशन जो है उसका आपके पास क्या होता है? उसका आपके पास होता है न्यूटन पर मीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विस्कोसिटी। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर MCQs। इन द हेबर प्रोसेस फॉर प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया। अब गौर से सुनो, कुछ प्रोसेस बता रही हूँ, यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, ज़रा देखते जाना। हमारे पास है एक प्रोसेस डाउन सेल। ठीक है, डाउन सेल में क्या बनता है बेटा? डाउन सेल में आप जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ Na करते हैं। ठीक है, यानी कि किसको निकालते हैं? आप निकालते हैं सोडियम को। एक्सट्रैक्शन ऑफ Na, याद रखना है MCQ से पूछा जाता है कि डाउन सेल में क्या चीज़ आप निकाल रहे हो, तो क्या चीज़ बनती है? तो याद रखना सोडियम। मुझे एक बात बताओ, सोडियम का अगर वाटर से मैं रिएक्ट करवा दूँ तो ये रिएक्शन कैसा होगा? याद रखना है ये रिएक्शन विगोरस होगा। कैसा होगा? विगोरस होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो ऐसे लैब में वाटर से डायरेक्ट रिएक्शन करने नहीं देते। ठीक है, एक डाउन सेल का याद रखेंगे आप लोग। मैं इरेज करती जा रही हूँ और साथ साथ बताती जा रही हूँ। एक होता है आपके पास कास्टर केल्नर सेल। ठीक है, कास्टर केल्नर सेल जो इसके अंदर आप प्रोडक्शन होती है आपके पास, किसकी प्रोडक्शन होती है आपके पास? इसके अंदर बनता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनता है साथ में? क्लोरीन गैस बनती है। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि हमारे पास जो है क्लोरीन या सोडियम हाइड्रोक्साइड किस प्रोसेस से बनती है? तो कास्टर केल्नर से बनती है। ठीक है, अब एक और प्रोसेस देखें, वो आपके पास है हेज़न क्लेवर। कोई बताएगा इससे क्या होता है हमारे पास? 2 मिनट को वीडियो को पॉज करके ज़रा अपना आंसर कमेंट करो। अब मैं बता देती हूँ क्या होगा। देखो इसके अंदर हमारे पास बनता है CaOCl2। किसका फार्मूला है ये? हाँ भाई बताओ बच्चों, किसका फार्मूला है?
या अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका है, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो मुझसे पूछ लेना अल्लाह के बंदो, ताकि मैं तुम लोगों को बता दूँ कमेंट बॉक्स में कि ये किसका आंसर है। ये मत करना, ये जो मैं छोटी मोटी एक्टिविटीज़ देती हूँ आप लोगों को इसलिए देती हूँ ताकि आप लोग खुद कुछ चीज़ें करें, ठीक है। अच्छा भाई, हेजन क्लेवर प्लांट जो है उसके अंदर याद रखिएगा CaOCl2 बनता है। और ये क्या होता है ये अब आप लोग मुझे बताएंगे। बहुत आसान होता है, नॉर्मली आप लोग अपने घर में यूज़ कर रहे होते हैं, लड़कियां भी यूज़ कर रही होती है, अपनी स्किन पे भी मोस्टली लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई उसके बाद एक क्या देखेंगे, सॉल्वे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है बेटे, सॉल्वे प्रोसेस के अंदर बच्चे हम लोग बनाते हैं, हमारे पास दो चीज़ें बन के आती हैं, Na2CO3 और साथ में NaHCO3, ये दो चीज़ें बन के आती हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बनता है, सबसे पहले ये बनता है, फिर हम एक और स्टेप करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये बनता है। लेकिन हम सॉल्वे प्रोसेस से दोनों बना सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी और सोडियम बाइकार्बोनेट भी। ये बात आप लोग याद रखेंगे कि दोनों बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा ये तो आपको बताएगा सोडियम कार्बोनेट है। NaHCO3 को क्या कहते हैं? इसके अलावा हम इसको क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। याद रखेंगे, देखो मैं एक MCQ से बहुत सारे इसलिए करवाती हूँ क्योंकि सब आ रहे होते हैं, ठीक है। और अच्छा भाई एक प्रोसेस और हाँ, एक ऑस्ट्रल प्रोसेस होता है हमारे पास, ठीक है। ऑस्ट्रल प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो है नाइट्रिक एसिड बनता है इसके अंदर, HNO3, ठीक है। अच्छा भाई ना, अब हम अपने MCQs की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा मेन MCQs था। हेबर प्रोसेस के अंदर हमारे पास क्या बनता है बेटा? अमोनिया बनता है, ठीक है। अमोनिया बनता है, सिंपल आप नाइट्रोजन का रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ तो आपके पास अमोनिया बन रहा होता है, सही है। अच्छा भाई, इसके अंदर आपसे कहा गया है द अफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। सबसे पहले मुझे बताओ हेबर प्रोसेस के अंदर कैटेलिस्ट कौन सा यूज़ होता है? याद रखना, जो कैटेलिस्ट यूज़ होता है वो आयरन होता है। आयरन के प्रेसिपिटेट, आयरन के बॉडेड फॉर्म इस तरह की होती है तो वो आपके पास एज अ कैटेलिस्ट यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा भाई, करता क्या है ये? याद रखना, कैटेलिस्ट जो होता है ना, कैटेलिस्ट का काम होता है एक्टिवेशन एनर्जी को लो करना, सिस्टम की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करना। जब वो सिस्टम की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो करेगा तो रिएक्शन आपका फास्ट होगा, ये कैटेलिस्ट का काम होता है, ये बात याद रखिएगा। इस हिसाब से इसका आंसर डी है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर MCQs। डी बहुत आसान है, आपसे पूछा गया लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन जो है वो कौन से दो साइंटिस्ट जो हैं, आपको पेयर का मतलब होता है कि आपको दो साइंटिस्ट का बताना है। ये दो का आपको दिया हुआ, देखो ये दो है, ठीक है। इनमें से किस ने क्या क्या दिया था? तो याद रखना कि हमारे पास लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन जो है वो हमें दिया था गुलबर्ग और वेज ने, ठीक है। ये आप लोग याद रखेंगे। ब्रॉन्सन एंड लॉरी का आपके पास जो है वो है एसिड बेस, ठीक है। अच्छा भाई, द फार्मूला ऑफ हेक्साअमाइन कोबाल्ट सल्फेट, ये आपका सेकेंड ईयर से क्वेश्चन है, सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 5 है, उससे है, ठीक है। इसका आंसर आपके पास देखो, हेक्सा कहा गया है, हेक्सा ये रहा अमाइन कोबाल्ट, ठीक है। हेक्साअमाइन कोबाल्ट ये आ गया, 6 आ गए। अब एक चीज़ है, ये देखो, अगर आप हेक्साअमाइन कोबाल्ट, सबसे पहले इसका देखो हेक्साअमाइन कोबाल्ट का, तो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। आगे लिखा हुआ है सल्फेट, तो यार इस सल्फेट, तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला आ गया हेक्साअमाइन कोबाल्ट सल्फेट का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका आपके पास हो जाएगा बी, ठीक है। ये बात आप सब याद रखेंगे। ये आपके पास बेसिकली नॉमेनक्लेचर से आता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब कहा गया है एसिटिक एसिड जो है वो बनाया जा सकता है। एसिटिक एसिड को हम सिरका भी कहते हैं। विनेगर जो आपके पास नॉर्मली घर में होता है वो हमारे पास क्या होता है? वो हमारे पास एसिडिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड कैसे बनता है बेटा? एसिडिक एसिड जो है वो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन से बनता है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल, या हम इसको इथानॉल भी कह सकते हैं। इसकी जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं, यानी इसके अंदर ऐड ऑफ ऑक्सीजन करवाते हैं, तब हमारे पास एसिडिक एसिड बनता है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अनदर MCQs। चीज़, इथाइल अल्कोहल इथानॉल जो है ना, इसकी स्मेल कैसी होती है? इसकी स्मेल फ्रूटी होती है, ठीक है। बात याद रखिएगा, फ्रूटी स्मेल होती है। अच्छा भाई, आपसे 11th MCQs में पूछा गया है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiEN2
अच्छा देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास बेसिकली निकल इथाइलिन डायअमाइन है, ठीक है। आपसे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी पूछी गई है, निकल की। बेटा एक बात याद रखना है, जो EN है ना, ये हमारे पास होता है इथाइलिन, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती तो याद रखना, इथाइलिन डायअमाइन। ये आपका वही चैप्टर नंबर 5 इनऑर्गेनिक से है, इथाइलिन डायअमाइन। ये कैसा, ये आपके पास बेसिकली है लिगेंड, ठीक है। कैसा लिगेंड है बेटा, याद रखना न्यूट्रल है ये। कैसा है, न्यूट्रल। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट में एक चीज़ पढ़ी है कि जो भी हमारे पास न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल लिगेंड हो या न्यूट्रल एटम हो, न्यूट्रल लिगेंड हो या न्यूट्रल एटम हो, हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज़ीरो होती है। क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ज़ीरो होती है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, EN की ज़ीरो आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी है। देखो X EN आपके पास कितना है, EN आपके पास 0 हो गया, इज इक्वल्स टू 2+, ठीक है। तो X आपके पास ज़ाहिर है निकल है, इसकी निकालनी है, तो आपके पास इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, 2+ आ गई, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, A, सही है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स अनदर MCQs विच इज़ 14, ये 14 है, ये रहा 12। अच्छा भाई, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा होता है, सबसे सिंपलेस्ट आपके पास ग्लाइसिन होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास है 13 होगा, एक सेकेंड रुकेगा। हाँ भाई देखें, 13 में है कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन अल्कोहल फ्रॉम एन। देखो कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर हम अल्कोहल बनाते हैं किससे, याद रखना, अल्कोहल हम एल्डिहाइड से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, एल्डिहाइड से। कीटोन से जो हमारे पास बन रहा होता है ना, वो हमारे पास अल्कोहल ही बन रहा होता, वो हमारे पास कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होता है, ठीक है। एल्डिहाइड से अल्कोहल बनेगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा D। नाउ मूविंग टुवर्ड्स MCQs नंबर 14। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल। बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि बात किसकी की जा रही है, ग्रुप 2A की। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स क्या होते हैं बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ये ट्रिक है, ये ट्रिक से मैंने तमाम याद रखे हैं, अब आप लोग भी ऐसे याद रख सकते हैं। अब आप ये देखें, आपके पास यहाँ पे आ रहा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम होता है ग्रुप 3A का, तो ऑप्शन A तो हो ही नहीं सकता। B में देखें क्या आ रहा है, सबसे पहले ही लिखा हुआ है लिथियम। लिथियम होता है ग्रुप 1A का, हो ही नहीं सकता। D भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर रुबीडियम आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, C वाला। देखो C के अंदर मैग्नीशियम आ रहा है, बेरियम आ रहा है। अच्छा बेटा मांगे, कार, स्कूटर, कार में सॉरी A आएगा, ठीक है। कैल्शियम आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर C हो जाएगा। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल को याद रखने की ट्रिक है। इसी तरह से अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात करूँ, किसकी, अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल्स जो होते हैं बेटे वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं हालिने की रब से फरियाद, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप ग्रुप 3A का देखें तो वो हमारे पास होता है भाई, अली, गए, इंडिया, थाईलैंड, ठीक है। तो ये हमारे पास है तमाम ट्रिक्स है, ऐसे ग्रुप 4A की ऐसे ही। तो ये ट्रिक्स वगैरह हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इसी तरह से ना आपसे कोई भी ग्रुप देकर ना पूछा जा सकता है उसके एलिमेंट्स। लेकिन मोस्टली जो आते हैं ना वो ग्रुप 1A 2A के ही आते हैं, ज़्यादातर इन्हीं के आते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब आ जाएं MCQs नंबर 15 पर। अच्छा भाई, आपसे कहा गया है 15 के अंदर ये आपका केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछा जा रहा है इनके अंदर से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका शेप लीनियर नहीं है। बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका भी आपके पास लीनियर बनेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास कैसा बन जाएगा, लीनियर। HCl लीनियर,
कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन दरमियान में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लीनियर। क्यों लीनियर? क्योंकि बेटा इसके दोनों तरफ ऑक्सीजन है और दोनों के पास हमारे पास सेम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स मौजूद है। वैसे इसकी ट्रिक भी होती है, अगर आप लोग चाहेंगे तो एक मुझे बता दिएगा, मैं आपको शेप्स के अकॉर्डिंग ट्रिक से सिखा दूँगी। अच्छा, वाटर जो है ना, इसका आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, बेंड एंगुलर टाइप, ठीक है, टारगोनल टाइप सा बनता है। तो ये हमारे पास लीनियर नहीं होता, तो इसका आंसर होगा सी। इसकी बेटे बेसिकली ट्रिक होती है, ठीक है, कि किस तरह से कौन से किसके पास कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे और फिर उसका शेप कैसा होगा। बच्चे अगर आपको ये नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देगा, तो वो ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। 5-10 मिनट की वो आपकी एक वीडियो बनेगी और आप लोगों को वो तमाम चीज़ें फिर समझ आ जाएंगी। अच्छा भाई, ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज़ करेक्ट फार्मूला वेट फॉर कंपाउंड ड्यूटेरियम ऑक्साइड। एक बात बताओ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड किसका आइसोटोप है? याद रखना, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आ जाता है हाइड्रोजन सिंपल, ठीक है, देन ड्यूटेरियम आ जाता है, देन ट्रीटियम आ जाता है। H2O वाटर, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, T2O ट्रीटियम। बेटा मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोजन का आपके पास एटॉमिक वेट कितना आता है? 1 आता है। क्यों 1 आता है? क्योंकि इसके पास कितने प्रोटॉन होते हैं? इसके पास 1 प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन कितने होते हैं बेटा? 0 न्यूट्रॉन होते हैं। याद रखना, MCQs में पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन के पास कितने न्यूट्रॉन हैं। बच्चे अकल के अंधे होते हैं, 0 न्यूट्रॉन लगा के आ जाते हैं। अरे भाई, अगर 0 न्यूट्रॉन होगा तो 1 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन को ऐड कर दो तो हाइड्रोजन का वेट 1 थोड़ी आएगा, 2 आएगा। ये बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। जिन बच्चों को ये कंसेप्ट्स नहीं पता होते उनके बेसिकली कम नंबर आ रहे होते हैंगे हमारे पास टेस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा भाई, क्या बात कर रही थी मैं? हाँ भाई, तो हमारे पास इसके पास आपको पता चल गया कितने प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं? 0 न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, उसके बाद है D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसके अंदर हमारे पास बेटे 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन होता है। डी के पास, मैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ डी की बात कर रही हूँ। ऐसा करते हैं, मैं आपको 1 बाय 1 बता देती हूँ। हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन, तो वेट क्या हो गया इसका? 1, ठीक है, एटॉमिक वेट 1। ड्यूटेरियम 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, वेट क्या हो गया? 2। ट्रीटियम 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, वेट क्या हो गया? 3। अब हम ज़रा इसके आइसोटोप्स में इसको लगाकर हम चेक करते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। बेटा H2O, ज़रा सबसे पहले मुझे इसका वेट बताओ। हाइड्रोजन का वेट क्या था? 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 2 देखो 2 आपको एटम्स दिए हुए हाइड्रोजन के, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका एटॉमिक वेट 1 से और ऐड कर देंगे ऑक्सीजन का 16, तो हो गया 18। ड्यूटेरियम की बात करते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड की। इसके पास हमारे पास 2 एटम है और हमारे पास इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 2। 16 को ऐड कर देंगे 20 हो जाएगा, ठीक है। ट्रीटियम एटॉमिक वेट आप एटम्स हैं 2 और एटॉमिक वेट होता है 3, ऐड कर लो, वेट हो जाएगा आपके पास 22। तो बेटे मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डी होगा। लेकिन अब आप इससे कितने सारे सॉल्व कर सकते हैं? तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स हैं, इनको याद रखना, इनको लाजमी याद रखना है, इससे रिलेटेड MCQs आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ना मूविंग टुवर्ड्स MCQs नंबर 17। बहुत आसान MCQs है। आपसे कहा गया है कि भाई ये आपको सोल्यूशन दिया गया है जिसका आपको वैल्यू गिवन है 0.0001। अब मुझे बताएं कि इसकी pH क्या होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए बेटा, 0.001001, ठीक है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने आपके पास डिजिट्स आ रहे हैं? 4 डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। इससे क्या पता चला? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंपाउंड दूँ 0.003 और पूछूँ इसकी pH क्या होगी, कितनी होगी बेटा? 3 pH हो जाएगी। क्लोज वाला लेकर आएंगे, ठीक है। ये ट्रिक है, इससे याद रखिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स MCQs नंबर 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? बेटा सबसे पहले आता है लिथियम, ठीक है। लिथियम के अंदर ही आपके पास सबसे, जब मैंने आपको पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था हाली ने की रब
से फरियाद, यानी कि फ्रांसियम भी ग्रुप 1 में आ रहा है, इसको यहाँ रख दें। यूरेनियम और एस्टेटीन आता है आगे, ठीक है। ये पीरियड है और ये ग्रुप है। बेटे याद रखना ये लेफ़्ट साइड है, सही है, और ये राइट साइड है, ठीक है। तो लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर हमेशा, लेफ़्ट से राइट पीरियड के अंदर हमेशा एटॉमिक रेडियस जो है ना बेटा आपके पास, वो क्या होता है, वो आपके पास डिक्रीज़ होता है। और लिथियम, अब एक और चीज़ देखो ज़रा, मैं भी आपको बता देती हूँ, इसको देखिएगा। देखें आपके पास जो, हाँ यहाँ पे देखें ये अप साइड है और ये डाउन, ठीक है। अप टू डाउन आपके पास क्या होता है, यानी कि अगर आप लिथियम से नीचे आए तो आपके पास एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस आपके पास क्या होता है, जल्दी से बताओ बच्चों, इंक्रीज़ होता है। यानी हमें पता चला पीरियड के अंदर हमारे पास एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा, कहाँ से कहाँ, लेफ़्ट टू राइट। और ग्रुप के अंदर अप टू डाउन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, फ्रांसियम आ जाएगा। क्यों, अभी बताया, लिथियम के पीरियड के अंदर ही फ्रांसियम आता है और यूरेनियम और एस्टेटीन आगे वाले आपके पास ग्रुप में आते हैं और पीरियड्स में आते हैं। तो पीरियड्स के अंदर आपके पास क्या होता हैगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होता है और ऊपर से नीचे आते हुए क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट किसका हो गया, फ्रांसियम का हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, अब मूव करते हैं अगले एमसीक्यूज़ की तरफ। अगला है आपके पास 19, बहुत आसान आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फार्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। बेटा पहले तो देखो ClO2, इसका मतलब क्या हो गया, क्लोरिक हो गया। ये क्या होगा आपके पास, बी वाला, जो बी है इसको हम कहते हैं क्लोरस एसिड। क्या कहते हैं, क्लोरस एसिड। इसका मतलब क्या हुआ, बी आंसर नहीं होगा। अच्छा भाई, सी वाला देखो, ये भी नहीं होगा। क्यों, सी को क्या कहते हैं, याद रखना है, किसी भी एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, सारे एक जैसे नज़र आते हैं इसलिए। क्लोरिक एसिड। डी भी नहीं होगा। क्यों, इसको क्या कहा जाता है बेटे, इसको कहा जाता है पर क्लोरिक एसिड। क्या कहा जाता है, पर क्लोरिक एसिड। तो आंसर क्या हो जाएगा, HCl, यानी कि हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। ये बात आप सबको क्लियर हो गई। बेटे राइटिंग पे मत जाइएगा, डॉक्टर्स की राइटिंग इतनी ही गंदी होती है, खैर मेरी तो बहुत ही गंदी है। आगे आ जाइए, ये आपको दिया गया है आयु पे एक सबसे आसान सवाल, ठीक है। देखो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ये देखिए, ये जो है ना, इसको आपको ओपन करना होगा। इसको कैसे ओपन करना है, ये चीज़ आप लोग ज़रा गौर से देख रहे हैं। सबसे पहले ये वाला CH3 लिखें, उसके बाद अच्छा देखें, मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं ना हाइड्रोजन्स को अभी नहीं लिख रही, मैं सिर्फ कार्बन्स को लिख रही हूँ, ठीक है। कार्बन पहला वाला लिख लिया, दूसरा सेकंड नंबर वाला, उसके बाद ये थर्ड कार्बन, इसके पास क्या लिखा हुआ है, CH3 मिथाइल, और क्या लिखा हुआ है 2, यानी कि मिथाइल 2 टाइम्स है तो एक C यहाँ आएगा, एक C यहाँ। फिर ये 4 वाला कार्बन, ठीक है। फिर अगेन ये आपके पास आ जाएगा, कार्बन बनेगा ना भाई, यहाँ एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, क्योंकि CH3 के आगे क्या है, 2 है। बेटा सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर लें लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कैसे होगी, ये देखो, ये आ गई लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। यानी कि आपके पास कितनी वाली चेन बन रही है, पेंटेन वाली। यहीं से आंसर आइडेंटिफाई करो, चेन कितने की बन रही है, 5 की। तो बेटा यहाँ हेक्सेन आ रहा है, यहाँ ब्यूटेन आ रहा है, यहाँ पे भी ब्यूटेन, यहाँ पे भी पेंटेन, तो इसका मतलब DCB, ये तो आंसर होंगे नहीं, आंसर A होगा। चलो पेंटेन तो पता चल गया, किसी को ये भी ना पता हो, फिर अगर जैसे फॉर एग्जांपल BC में भी आपके पास पेंटेन आ रहा होता है, फिर क्या करते हैं, नंबरिंग दो, नंबरिंग करो इसकी। देखो यहाँ से करोगे 1 2 3 आएगा, और यहाँ से करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1 2 3। जिस तरह ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है वहाँ से कर लो, यहाँ से 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नहीं देखो यहाँ से 3 पे आ रहा है ना, तो हम यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसको क्या नंबर मिल रहे हैं, 3। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। आयुपेक का रूल क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम मतलब आपके पास नंबर आना चाहिए। तो ये आपके पास 2 के ऊपर क्या है, 2 पर मौजूद है मिथाइल, 3 पे मिथाइल मौजूद है, यानी कि 2 3 3
कितने मिथाइल हैं? 1 2 और ये 3, ट्राई मिथाइल। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो अभी आप सब याद रखेंगे। स्टिल अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होती, कोई मसला हो रहा है आयुर्वेदिक नेमिंग में, तो आप बता दिएगा, फिर उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास MCQs थे। इसके अंदर कोई मसला, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।